Hello dear students, welcome to Civil Step. I am Krishna Bhardwaj. As you all know बेटा कि सिविल स्टेप ने यूपीएससी अपकमिंग जो मेंस एग्जाम है उसके लिए और साथ ही साथ में जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक जो है लॉन्च करा है कोर्स जिसका नाम है अतुल्य। ये जो इनिशिएटिव है सिविल स्टेप का वो स्पेसिफिक बेटा वैल्यू एडिशन के लिए है, मेंस आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है, जिसके अंदर हम पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा और बाकी जो हमारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे और आपके साथ क्लासेस हुई हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है आपको एज एन होमवर्क दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए आप उन क्वेश्चंस को हमारे ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन सेंटर में जाके डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन आंसर लिखना चाहते हो देन आप शिमला के संजौली सेंटर में हमारा डिपॉजिट कर सकते हो आंसर और वहीं जाके भी लिख सकते हो, एंड चंडीगढ़ में भी आप हमारे सेंटर में आके आंसर को लिख सकते हो। इस स्पेसिफिक कोर्स के अंदर ये हमारा क्लास 7th है जिसमें हम जीएस फर्स्ट का वर्ल्ड हिस्ट्री जो है उसको डिस्कस करेंगे। देखो बेटा इस इनिशिएटिव का मेन मोटो है आपको ये समझाना कि यूपीएससी जो है वो किस तरह से क्वेश्चन को पूछता है और उन क्वेश्चन को किस तरह से आपको एग्जाम के अंदर टैकल करना है। तो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है आपको और अच्छी रहे, है ना, क्योंकि आप इमीडिएट एग्जाम में बैठ के जो है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे उतना इफेक्टिवली। तो आपको जो है पहले से ही उसके बारे में देखना होगा कैसे जो है किस क्वेश्चन को किस तरह से देखा जाता है, उसकी जो की वर्ड्स हैं उनको कैसे एनालाइज किया जाता है, ठीक है। तो इसी बेस पे ये हमारा इनिशिएटिव है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है बेटा, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स sowed the seeds for the Second World War. Critically examine the statement in light of interwar development in Europe. तो पहले क्वेश्चन पे फोकस कीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या देखना है, जब भी आप आंसर जो है लिखना स्टार्ट करोगे आपको बेटा कुछ जो वर्ड्स हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल हर क्वेश्चन में एक कमांड वर्ड होता है जिसके सराउंडिंग में जो है आपको जिसके रिलेटेड जो है आपको आंसर लिखना होता है। यहां पर जो वर्ड है कमांड वर्ड दैट इज क्रिटिकली एग्जामिन। तो पहले तो इसी वर्ड को समझ लेते हैं कि ये क्रिटिकली जो एग्जामिन वर्ड है ये क्या कह रहा है। क्रिटिकली एग्जामिन वर्ड का मतलब होता है कि जिसके बारे में आपको एग्जामिनेशन करना है तो वो एग्जामिनेशन कैसा होना चाहिए। तो आपको ध्यान देना है कि फॉर एग्जांपल यहां पे क्रिटिकली एग्जामिनेशन का मतलब होगा बेटा कि आप सीधा सीधा किसी भी स्टेटमेंट जो इसमें स्टेटमेंट दिया है, लाइक यहां पे बोल रहा है कि ट्रीटी ऑफ वर्साई जो है ये सो करता है एक सीड फॉर बोलता है क्या आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब ट्रीटी ऑफ वर्साई जो है उसने एक बीज बो दिया था जो कि अंकुरित हुआ फटा कब वर्ल्ड वॉर 2 के रूप में, मतलब उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, इस तरह से ये बोल रहा है। लेकिन उसमें क्रिटिकली एग्जामिन जो वर्ड ऐड कर दिया है तो उससे ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो उसकी अप्रोच चेंज हो जाती है। आप क्वेश्चन अब इस तरह से नहीं लिख सकते कि हाँ बिल्कुल आप कह रहे हो पूरी तरह से 100% टिल्ट हो टुवर्ड आपका कि ट्रीटी ऑफ वर्साई जो है यही रीजन रहा वर्ल्ड वॉर 2 का, ठीक है। तो आपको जो है दोनों तरह के एंगल जो है उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रिटिकल जो आपका एग्जामिन वाला स्टेटमेंट है उसको आप क्या देखोगे, तो यहां पे बोलते हैं आपको एनालाइज करना है बोथ साइड्स को, दोनों पॉजिटिव एज वेल एज, मतलब पॉजिटिव इन द सेंस कि हाँ उसकी वजह से भी कुछ हुआ, हाँ दूसरा जो साइड होगा वो ये होगा कि सारी की सारी वजह जो है वो ये नहीं थी, कुछ और भी वजहें थी। तो इस तरह से दोनों साइड्स को जो है पहले तो आपको इसके अंदर देखना है। नंबर सेकेंड जो बोल रहा है दैट इज आपका डोंट जस्ट एक्सेप्ट दी स्टेटमेंट, मतलब जैसा स्टेटमेंट दिया गया है उसको एज इट इज आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। एक्सेप्ट नहीं करने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रीटी ऑफ वर्साई जो है वो रीजन बना वर्ल्ड वॉर 2 का, ऐसा आपको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करना है। क्रिटिकल एग्जामिन के अंदर हमें दोनों तरह के जो है स्टेटमेंट्स को, दोनों तरह की जो आपके फेजेस हैं उनको देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड के अंदर यही बोल रहा है कि डोंट जस्ट एक्सेप्ट द स्टेटमेंट, एनालाइज बोथ दी साइड्स। तो ये एक क्रिटिकल एग्जामिन में ध्यान देना है। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जब आप आंसर लिखोगे, अब देखो फॉर एग्जाम्पल जब हम स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी पार्ट, तो बॉडी पार्ट में जो है हम अपना एक आइडिया एस्टेब्लिश करते हैं कि ये था रीजन
या फिर नहीं था रीजन। तो जब भी हम कोई रीजन एस्टेब्लिश करते हैं, कोई आइडिया एस्टेब्लिश करते हैं कि यस द ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो है दैट वाज द रीजन बिहाइंड द वर्ल्ड वॉर टू, तो उस चीज के लिए आपके पास पर्टिकुलर क्या होना चाहिए, एविडेंसेस होने चाहिए और प्रॉपर जो है आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि सपोर्ट करते हो किसको, आपकी स्टेटमेंट को। तो जिस बेस पे आप अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, उसके लिए जिस बेस पे आप अपना जो आंसर को एस्टेब्लिश कर रहे हो, उसके लिए बेटा आपके पास क्या होने चाहिए, प्रॉपर जो है एविडेंसेस और आर्ग्यूमेंट होने चाहिए जो सपोर्ट करते हो किसको, आपके आंसर को। ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो हम हमेशा जब आंसर लिखते हैं तो उसके साथ एग्जाम्पल्स, आपके पास कोई पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट इस तरह का जो उसको सपोर्ट कर रहा हो, वो हम देखेंगे आंसर के अंदर, उस तरह की चीजें होनी चाहिए। एंड विद अ बैलेंस्ड जजमेंट, आपका कंक्लूजन जो होगा तो वो कंक्लूड होगा एक बैलेंस्ड जजमेंट की तरह, क्योंकि क्रिटिकली जब हमने उसको एग्जामिन करा होगा तो वन फेस मतलब वन साइडेड आंसर नहीं होगा, बहुत साइड आंसर है, देन हम कंक्लूड भी उसको इसी तरह से करेंगे, ठीक है। कंक्लूजन में हम देखेंगे कि सिर्फ एक जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल है वो रीजन नहीं था, कुछ और भी चीजें थी, तो उस तरह से हमें कंक्लूड करने। ये तो एक ब्रीफ आइडिया था इस क्वेश्चन के अंदर किस तरह से, लेकिन अब इस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर क्या क्या चीजें हैं, कैसे हमने इस क्वेश्चन को टैकल करना है वो देखते हैं। देखो यहां पे ये बोल रहा है ट्रीटी ऑफ वर्साइल एक की वर्ड है और इसी की वर्ड का हमें जो है मीनिंग देखना है कि क्या कर सकते हैं, व्हाट टू डू। सो ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अंदर सबसे पहले कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बारे में आपको पता होना चाहिए, कब साइन हुआ था, देन यहां पे इसके कुछ आपको पता होने चाहिए फैक्ट्स कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अंदर क्या क्या चीजें थी, ठीक है, उसका कॉन्टेक्स्ट, ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अलग अलग प्रोविजंस, तो वो सारा पहले तो आपको पता होना चाहिए ये आंसर को लिखने के लिए। नंबर सेकंड, ये जो वर्ड लिखा है सोड दी सीड्स, इसका आपको मतलब पता होना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो इसका मतलब है बेटा कि जब आप पढ़ोगे ट्रीटी ऑफ वर्साइल और उसके प्रोविजन को, तो आपको देखना है कि वो जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसने किस तरह से जो क्या करा, आपका वर्ल्ड वॉर टू को जन्म दिया। तो सो दी सीड्स का मतलब ये हो गया कि आपको ये चीज फाइंड आउट करना है ट्रीटी ऑफ वर्साइल के प्रोविजंस के अंदर कि वो जो प्रोविजन है उन्होंने किस तरह से वर्ल्ड वॉर टू को ट्रिगर करा, ठीक है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज द मीनिंग ऑफ सोड दी सीड्स। उस तरह से आप प्रूव करोगे उस वर्ड को, ठीक है। देन नेक्स्ट इज दैट इज सेकंड वर्ल्ड वॉर। आपको देखना है क्या कि जो कॉजेस थे, मतलब जो वर्ल्ड वॉर टू के कारण थे और ट्रीटी ऑफ वर्साइल के जो क्या थे कॉन्सिक्वेंस थे, उनको इंटरकनेक्ट करना है। तो यहां पे वर्ल्ड वॉर टू जो है वो हुआ ट्रीटी ऑफ वर्साइल की वजह से, ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है एग्जामिन करने को आपको क्रिटिकली। तो आपको देखना है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल के जो कॉन्सिक्वेंस थे प्रोविजंस के, वो और वर्ल्ड वॉर टू के जो कॉज थे होने के, उन दोनों को इंटर रिलेट करना है। कौन सी चीजें इंटरलिंक हो रही हैं तो वो कारण बनेंगे वहां पर, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक इंटर रिलेशन मेंटेन करने और देखना है इसके बीच में। देन इंटर वॉर डेवलपमेंट, तो यहां पर आपको एक और चीज ध्यान देना है इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए, दैट इज कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल होता है 19 में, आफ्टर दैट जब वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होता है 39 में, तो उसके बीच में किस तरह के डेवलपमेंट्स हुए, कौन कौन सी चीजें हुई, क्योंकि ये भी तो है, क्योंकि क्रिटिकल एग्जामिन करना है ना। तो एग्जामिन करने के लिए जब हम ट्रीटी ऑफ वर्साइल के प्रोविजंस को कनेक्ट कर रहे हैं विद दी आपका कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, तो साथ ही साथ में मैं आपको बोल रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ ट्रीटी ऑफ वर्साइल रीजन नहीं होने वाला, क्रिटिकल एनालिसिस इसी तरह से होता है। तो बाकी जो रीजंस थे उनको समझने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको एग्जामिन करना पड़ेगा द टाइम पीरियड बिटवीन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो यहां पे वही चीज ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए एक और चीज के ध्यान देने की जरूरत है, दैट इज द इंटर वॉर डेवलपमेंट। इंटर वॉर डेवलपमेंट में जैसे कि आप देखोगे कि हिटलर जो है उसका राइज होता है, आप देखोगे फासिज्म, आप देखोगे नाजिज्म, आप देखोगे अपीजमेंट पॉलिसी, यूरोपियंस का अपीजमेंट पॉलिसी और खासकर ब्रिटेन और फ्रांस का अपीजमेंट पॉलिसी टुवर्ड जर्मनी, आप देखोगे आपका इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे ग्रेट डिप्रेशन 1928 के टाइम पीरियड का। तो ये सारे जो रीजंस हैं ये भी कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर टू के, ये जो सारे प्रोविजंस हैं ये वर्ल्ड वॉर टू के जो है कॉजेज बनते हैं, तो और जो कि रिलेटेड नहीं होते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल के। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे को ध्यान देना है कि क्या क्या यहां पे है बेटा मेजर पॉइंट्स जो आप इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे और आपको ध्यान देना है। अब इसी चीज में एक और चीज मैं आपको बताता हूं, वो ये कि हर बच्चा जो है क्वेश्चन लिख रहा है मेंस का, ठीक है, प्रिपरेशन कर रहा है, प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो बट
आप एग्जाम के अंदर किस तरह से बहुत अच्छे मार्क्स जो है ग्रैब कर सकते हैं, तो उसके लिए कौन सी चीज जो है इस पर्टिकुलर आंसर के अंदर हम ध्यान देंगे। सबसे पहले आप देखोगे कि अगर आप यूज करोगे क्रोनोलॉजिकल अप्रोच, दैट मीन्स कि हर चीज जो आंसर के अंदर होगा वो कनेक्टेड होना चाहिए। दैट मीन्स किस तरह से, अगर आप कॉजेज से कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ जाओगे तो पहले आप देखोगे कि किस तरह से जो वॉर मतलब उसके कॉजेज क्या थे, ठीक है, किसके, जो आपका ट्रीटी ऑफ वर्साइल है, देन उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुए वर्साइल के प्रोविजन के, देन प्रोविजन के कॉन्सिक्वेंस रिलेट होंगे अगेन कॉज के साथ, किसके, वर्ल्ड वॉर 2 के। तो इस तरह से इंटरकनेक्ट करके आपको आंसर को लिखना है। हैफेजार्ड मैनर में आप नहीं लिख सकते, कोई भी चीज जंप करके नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इस तरह से इंटरकनेक्ट होगा तो एग्जामिनर को पढ़ना और समझना ईजी हो जाता है, ठीक है, अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो है दैट इज कि आपको जो एनालिसिस करनी है बेटा वो बैलेंस्ड होनी चाहिए और ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये है कि आप जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ जर्मनी के ऊपर ही फोकस करके आंसर लिख रहे हो कि जर्मनी ने ये करा, जर्मनी की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, जर्मनी पे जो है आपका ये वॉर गिल्ड क्लॉज और सारा का सारा जो है ये ट्रीटी जो है वो थोपी गई थी, है ना, ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी, देन जर्मनी बिकेम द कॉज फॉर वर्ल्ड वॉर 2। जर्मनी सेंट्रिक आंसर जो है नहीं होना चाहिए और ना ही होगा। तो ये बात का ध्यान देना है, आपको हर तरह के हिस्टोरिक जो कॉन्टेक्स्ट हैं उनको रिलेट करना है, हर तरह के हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट को इंक्लूड करना है आंसर के अंदर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, मेंशन इंस्टीट्यूशंस, आइडियोलॉजीज और इकोनॉमिक कंडीशंस। तो मतलब आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो इस टाइम पे इसके साथ रिलेटेड है उनको देखना है, उनका कोई लिंक है तो नहीं। आइडियोलॉजीज इस दौरान कोई एमर्ज होती है, पर्टिकुलर कोई आइडियोलॉजिकल बेस कोई चीज तो नहीं हो रही है, लाइक वर्ल्ड वॉर 2 जो है अंडर नाजिज्म, ठीक है। तो इस तरह की आइडियोलॉजी आपको देखनी है, कनेक्ट करनी है। इकोनॉमिक कोई ऐसा कंडीशन तो नहीं था कि इंपीरियलिस्टिक कोई माइंडसेट था या इंपीरियलिज्म या एक्सट्रीम नेशनलिज्म कोई आइडियोलॉजी तो नहीं थी जिस वजह से ये चीजें हुई। तो आपको वो चीजों का भी ध्यान देना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस आंसर को और अच्छा लिख सकते हो। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कीवर्ड्स। आपको कोई भी सब्जेक्ट का आप आंसर लिख रहे हो, लाइक हिस्ट्री में, यहां पे आप वर्ड हिस्ट्री में जब आंसर लिख रहे हो तो वो आंसर लगना चाहिए कि वो वर्ड हिस्ट्री का है। दैट मीन्स कि आपको जो है कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स जो हिस्टोरिक वर्ड और हिस्ट्री के अंदर यूज होते हैं वर्ड, उस तरह के स्पेसिफिक कुछ की वर्ड्स को जो है यूज करना पड़ेगा पर्टिकुलर आंसर के अंदर। जैसे यहाँ पे पावर वैक्यूम, तो इस तरह के आपके जो कुछ वर्ड्स होंगे, ठीक है, जो आपके यूज होने वाले होंगे आंसर के अंदर, जो उसको थोड़ा सा बना देंगे, थोड़ा उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा देंगे, हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जो है और इफेक्टिव बना देंगे। तो इस तरह के जो है आपको कीवर्ड्स जो है यूज करने, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के आंसर पे हम आते हैं। तो आंसर में पहला फर्स्ट अप्रोच के साथ मैं आपको बता रहा हूं। तो फर्स्ट अप्रोच जो है ये आर्ग्यूमेंट बेस्ड जो अप्रोच है, कॉजल इफेक्ट अप्रोच बोलेंगे इसको। मतलब यहां पे हम कॉज देखेंगे, देन कॉज का इफेक्ट्स जो है वो क्या क्या हुए थे, इस तरह से इस अप्रोच के अंदर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है इस अप्रोच के अंदर पर्टिकुलर, दैट इज द ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइंड इन 1919 एंडेड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, बट बोलता है प्लांटेड द सीड्स ऑफ डिसकंटेंट दैट वुड erupt into World War II। इंट्रोडक्शन में ही ये बता रहा है कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होने के साथ साथ ही जो है उसने बीज बो दिए थे वर्ल्ड वॉर 2 के। मतलब इन टर्म ऑफ ट्रीटी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब खत्म हुआ, नॉट ओनली ट्रीटी, और भी जो चीजें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होने के साथ हुई थी, रिलेशन किस तरह का चेंज हुआ, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ना, आपका जोग्राफिकल स्ट्रक्चर, जोग्राफिकल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मतलब टेरिटोरियल स्ट्रक्चर किसी कंट्री का, तो वो हर तरह से वो बता रहा है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होने से ही वर्ल्ड वॉर 2 के जो है सीड्स जो है वो बो दिए थे, ठीक है। देन बोलते हैं फार फ्रॉम एंश्योरिंग पीस इट ह्यूमिलिएटेड जर्मनी पॉलिटिकली। तो एक डायरेक्ट रीजन इंट्रोडक्शन में बोल रहा है कि जो जर्मनी में पीस मेंटेन करने के बजाय उसने क्या कर दिया था, पॉलिटिकली ह्यूमिलिएट करा था जर्मनी को। देन इकोनॉमिकली एंड ह्यूमिलिएटिंग पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड साइकोलॉजिकली, फॉस्टरिंग एक्सट्रीमिज्म एंड, यहां पे देखो ये चीज बहुत ध्यान देने वाला है बेटा कि सिर्फ जर्मनी बेस्ड फोकस नहीं होना चाहिए, मैंने कहा था। तो पहला एक स्टेटमेंट, क्योंकि जर्मनी का रोल तो था ही,
इसीलिए ये तो आएगा ही। ट्रीटी ऑफ वर्साइल मेजरली मेजॉरिटी ऑफ जो आपका बनता है, मेजरली जो कॉज बनता है वर्ल्ड वॉर 2 का, दैट वाज ट्रीटी ऑफ वर्साइल। लेकिन मैंने आपको बोला क्रिटिकल एनालिसिस में बाकी चीजों को भी ध्यान देना है, तो वो यहां से आएगा। एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, रिविजनिज्म, इंटर वॉर जो यूरोप में चल रहे थे, तो इस तरह की कंडीशंस जो है, तो उन्होंने और ज्यादा उसको बढ़ावा दिया। किसको? वर्ल्ड वॉर 2 को। ठीक है, तो इस तरह से जब आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, वो भी मिक्स्ड एक होना चाहिए, जो बॉडी पार्ट हमारा होगा जिस तरह का, उससे मिलता जुलता, उसके हर तरह के पहलू जो है आपके इंट्रोडक्शन में दिखने चाहिए। देन नेक्स्ट बॉडी पार्ट जब आप लिखोगे, तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि टर्म ऑफ ट्रीटी। तो पहला ये बोल रहा है कि जो ट्रीटी की टर्म्स थे, तो वो हमें समझाते हैं कि किस तरह से वो रीजन बनता है वर्ल्ड वॉर 2 का। ठीक है, तो यहां पे कॉज है टर्म्स, देन आपका ये कॉन्सिक्वेंस इज आपका वर्ल्ड वॉर 2। तो यहाँ पे टर्म क्या है? लाइक आर्टिकल 231 के अंदर वॉर गिल्ट क्लॉज जो है, सारा का सारा जो है जर्मनी पर डाल दिया था। जितना भी खर्चा हुआ था वॉर के अंदर, वो जर्मनी को पे करना था, है ना। बाकी जो आपके कंट्रीज थे उनको। टेरिटोरियल लॉस जो है एक बहुत बड़ा हुआ था इसी के अंदर, आर्टिकल 231 ऑफ आपका ट्रीटी ऑफ वर्साइल, जिसमें आप देखोगे कि ये जो टेरिटरी है, ये जो आपको दिख रहा है मैप के अंदर, ठीक है, ये येलो वाला पार्ट, ये सारा का सारा जर्मनी से जो है आपका क्या किया गया था, आपका ये फ्रांस में मिला दिया गया, कुछ बेल्जियम में चला गया, कुछ पोलैंड में चला गया। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो अलग अलग कंट्रीज थे, इसकी सराउंडिंग कंट्री, तो इसका ही जो एरिया था वो शिफ्ट कर दिया गया था बाकी कंट्रीज के लिए। ठीक है, तो ये भी एक बाद में जाके कॉज बनेगा वर्ल्ड वॉर 2 का। ठीक है, देन फर्स्ट के बाद सेकंड आप देखोगे, दैट इज कॉन्सिक्वेंस इन टर्म ऑफ वॉर पीरियड, इंटर वॉर पीरियड। हाँ जी, कॉन्सिक्वेंस इन इंटर वॉर पीरियड, मतलब दो वॉर के बीच में जो चीजें हो रही थी, तो वो कौन कौन सी हो रही थी, और उनकी वजह से हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर 2 कैसे होता है। तो पहले तो आप देखो क्रिपल जर्मनी इकोनॉमी, जर्मनी के अंदर जो है किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया था, किस तरह से जो आप देखोगे कि इन्फ्लेशन जो है, हाइपर इन्फ्लेशन जो है वहां पे स्टार्ट हो गया था जर्मनी के, तो वो सारी रीजन यहाँ पे आएंगे। 10 लोगों को जो है वो लोग डिमांड करने लगे, ठीक है, उनका जो आपका जो ओल्ड ग्लोरी थी जर्मनी की, ठीक है, तो उसको वापस रिवाइव करने की डिमांड होने लगी जर्मनी के अंदर। तो वो सारी चीजें जो है इसके अंदर आपके निकल के आएंगी, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 फिर आपका रीजन बनेगा। देन बोलता है क्रिएटेड रिसेंटमेंट, मतलब हिटलर जो है वो वापस से राइज करता है जब लोगों के दिलों में हिटलर ये बात डालेगा कि हम जो है एक प्योर रेस थे, ठीक है, तो हमारे ऊपर ये वॉर को थोपा गया है। ठीक है, इस तरह की जब आपका ये आप देखोगे कि हिटलर जो है आपका नाजिज्म जो आइडियोलॉजी है उसको किस तरह से लोगों के बीच में डालता है, जिसकी वजह से एक नई जो है आइडियोलॉजी एमर्ज होती है। ठीक है, देन आपका डीस्टेबलाइजेशन वेमार रिपब्लिक, जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप हुआ था जर्मनी के अंदर आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तो वो डीस्टेबलाइज किस तरह से हो जाता है, किस तरह से लोगों की जो आपके डिमांड्स थी उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उनके सामने एक दूसरा ऑप्शन जो है वो हिटलर जो है खड़ा होता है, एक बेस्ट मतलब पॉसिबल ऑप्शन जो उनको दिखता है, जो फ्यूचरिस्टिक लगता है, तो वो हिटलर आइडियोलॉजी यहाँ से एमर्ज होती है। तो और लेटर ऑन उसी आइडियोलॉजी के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 भी होता है। ठीक है, देन यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसको देखें, तो हम देखेंगे कि यूरोपियंस जो हैं किस तरह से सबसे पहले अपीजमेंट पॉलिसीज जो है वो अडॉप्ट करते हैं, किस तरह से लीग ऑफ नेशन जो है वो फेल होता है, किस तरह से ग्रेट डिप्रेशन जो इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है उसके अंदर अमेरिका जो है वो किस तरह से अपीजमेंट पॉलिसी फॉलो करता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें होती हैं, तो ये हमें रीजन देखना है इंटर वॉर डेवलपमेंट जो हो रही थी, और बिसाइड जो था चल रहा था प्रोविजन ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल। तो नॉट ओनली ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स प्रोविजंस, कुछ और भी चीजें हो रही हैं जिनकी वजह से जो है क्या हो रहा है, वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, देन इसी चीज को दूसरी तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आपका जैसे कि जर्मनी का बहुत ज्यादा क्या हुआ था, ह्यूमिलिएशन हुआ था। ठीक है, देन नेक्स्ट इसी में देखोगे कि राइज ऑफ आपका अथॉरिटेरियनिज्म एंड नेशनलिज्म, तो एक्सट्रीम नेशनलिज्म जो है उसका जन्म होना, ये आइडियोलॉजी बेस्ड अप्रोच है, किस तरह से एक्सट्रीम नेशनलिज्म जो है राइज होता है हिटलर जो है आपका मतलब उसके लीडरशिप में। देन फेलियर ऑफ आपका कलेक्टिव इंस्टीट्यूशंस, तो बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन लाइक लीग ऑफ नेशन और जो इस तरह के इंस्टीट्यूशन बनाए थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद टू मेंटेन द पीस, तो वो किस तरह से फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो वो भी एक अलग तरह का अप्रोच के साथ आप इस आंसर को कर सकते हो।
ओके देन लास्ट यहाँ पे एक फाइनल टिप कि कैसे जो है आप और अच्छा इम्पैक्टफुल बना सकते हो इस क्वेश्चन को, दैट इज यूज ऑफ की टर्म्स। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ये डेप्थ ऑफ नॉलेज बताता है बेटा कि आपकी किस तरह की डेप्थ मतलब नॉलेज है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो आपको कुछ की वर्ड्स जो है वो हिस्टोरिक वर्ड्स वो ऐड करने होंगे अपने आंसर के अंदर, ठीक है। बैलेंस क्रिटिक, दैट मीन्स आपको जो है वो अपना जो आप आर्ग्यूमेंट्स दोगे तो वो बैलेंस्ड होना चाहिए, बैलेंस्ड अप्रोच में होना चाहिए। दैट मीन्स हिस्ट्री का आपको ऑल ओवर जो है अलग अलग पर्सपेक्टिव में पता होगा। ये पता चलता है कि आपको कितने अलग अलग पर्सपेक्टिव में पता है वो पर्टिकुलर इशू, ठीक है। तो देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर, किस तरह से लॉजिकल आपका क्लैरिटी जो है, अगर आप स्ट्रक्चर प्रॉपर करोगे, आंसर का प्रॉपर इफेक्टिव स्ट्रक्चर होगा और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस मैनर में होगा, तो ये बताता है कि जो बच्चा है उसके अंदर लॉजिकल क्लैरिटी जो है वो कितनी अच्छी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पहले क्वेश्चन के अंदर जो अप्रोच बताया गया है उसी तरह का अप्रोच बेस्ड ये सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। देन थर्ड क्वेश्चन के अंदर हम कुछ दूसरी तरह के अप्रोच के साथ जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ डिड द बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ 1917 रीशेप द ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप एंड इन्फ्लुएंस कॉलोनियल रेजिस्टेंस मूवमेंट। यस, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि किस तरह से बोल्शेविक जो रेवोल्यूशन था 1917 का उसने रीशेप, फिर से जो है रीस्ट्रक्चर करा ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप को और साथ ही साथ में इन्फ्लुएंस करा कॉलोनियल रेजिस्टेंस मूवमेंट को। तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कौन सी चीजों पर ध्यान देना है, तो यहां पे एक एक करके देखते हैं। पहले सबसे पहले बोल रहा है आपका हाउ, जो वर्ड हाउ यूज करा है कि हाउ कैसे ये हुआ, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको जो है जो इसके अंदर कॉज है और इफेक्ट है उसको इंटरलिंक करना है। हाउ मतलब किस तरह से हो रहा है, तो आपको बताना है कि ये जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन था 1970 का, उसके जो कॉजेस थे, उसके जो आपके मतलब कारण थे, उसका इफेक्ट कैसे हुआ। तो इफेक्ट बोल्शेविक रेवोल्यूशन का आपको दिखाना है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आपका रेजिस्टेंस मूवमेंट, जो कॉलोनियल रेजिस्टेंस मूवमेंट थे उनके अंदर, और साथ ही साथ में ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप जो आपका चेंज हो रहा था। तो आपको बताना है कि बोल्शेविक जो आपका रेवोल्यूशन था तो उसके जो आपके मेजर कॉजेज थे और बोल्शेविक रेवोल्यूशन के अंदर जो चीजें निकल के सामने आई उनका कैसे इंपैक्ट हुआ इन दोनों चीजों के अंदर। तो इस तरह से ये हाउ वर्ड जो है ये बताता है कि आपको इंटरलिंक जो है कैसे करना है, किसको करना है। बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917 मतलब आपको बताना है कि फर्स्ट कम्युनिस्ट जो आपका रशिया के अंदर रेवोल्यूशन हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन, तो उसके बारे में आपको जो है कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे क्या था, उसका आइडिया क्या था, किस आइडियोलॉजी बेस्ड वो हुआ था मूवमेंट, ठीक है। तो वो सब आपको पता होना चाहिए। देन रीशेप ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप ये बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ग्लोबल जो इंपैक्ट है इस बोल्शेविक मूवमेंट का, आइडियोलॉजी का, ठीक है, तो वो आपको देखना है कि क्या वो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी किसी पर्टिकुलर जगह पे वर्ल्ड वाइड कहीं पर वो आइडियोलॉजी जो है एमर्ज हुई जिसके अंदर बहुत बड़े चेंजेस हुए। अगर हुए तो फिर वो सही बोल रहे हैं, तो आपको वो अपना आर्ग्यूमेंट के साथ उसको आंसर में एग्जाम्पल के साथ लिखना है। देन नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस कॉलोनियल रेजिस्टेंस मूवमेंट्स। यस, सिमिलर आपको जो कॉलोनियल जो रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रहे थे डिफरेंट इंडिया के अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रहे थे, बाकी सभी अफ्रीका के अंदर चल रहे थे, बहुत सारे और कॉलोनीज के अंदर जो है मूवमेंट चल रहे थे फ्रीडम के, उन फ्रीडम के मूवमेंट के अंदर भी आपको देखना है कि क्या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है वहां पे देखी गई। हाँ, 1917 के बाद आप जैसे देखते हो इंडिया के अंदर 1925 में पहली बार जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो एस्टेब्लिश होगी, इसी दौरान आप देखते हो ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है बनाए जाते हैं 24-28 के टाइम पीरियड में, तो वो सारा, और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर आप देखते हो ये कॉन्स्टिट्यूशन का जिसने आइडिया दिया था है एमएन रॉय, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी के ही मेंबर थे। तो ये सारे लोग जो है इंडिया के अंदर किस तरह से, सुभाष चंद्र बोस लेटर ऑन, तो ये सारे लोग जो है किस तरह से इंडिया के नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट के अंदर जो है उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेके आते हैं। तो उस तरह से आपको इस आंसर को फ्रेम करना है, ठीक है। देन सेम वही कुछ टिप्स कि कैसे जो है और इस आंसर को लिखा जाए कि थोड़ा नंबर जो है वो आपके बहुत अच्छे आए, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखोगे कि क्या आपको ध्यान देना है, दैट इज सबसे पहले बोल रहे हैं ब्रेक द क्वेश्चन इनटू दी सब पार्ट्स। पहले तो बेटा क्वेश्चन जो है
आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन कितने पार्ट में पूछा गया है। तो देखो ये अगर क्वेश्चन आप देखोगे तो 2 पार्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? जैसे कि पहला बोल रहा है कि बोल्शेविक जो रेवोल्यूशन था वो आपका ग्लोबल पॉलिटिकल एक उसका इंपैक्ट आपको दिखाना है, किस तरह से उसने चेंजेस करे ग्लोबल पॉलिटिकल लेवल पे, और कॉलोनियल जो आपका मूवमेंट थे, रेजिस्टेंस मूवमेंट, उनके अंदर उसका क्या रोल रहा। दैट मीन्स कि जो क्वेश्चन है वो 2 क्लियर पार्ट में आपको आंसर करना है। पहला जो है आप आंसर होना चाहिए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल इंपैक्ट, एंड सेकंड जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आपका कॉलोनियल रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम क्या करते हैं, कभी सिंगल पर्सपेक्टिव पे आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, और एग्जामिनर जो है वो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अंदर जो मार्क्स का डिवीजन हुआ होता है वो बेटा पहले से ही प्रॉपर डिसाइडेड होता है कि किस पार्ट के लिए कितने नंबर हैं। अगर आप एक पार्ट अगर 2 नंबर का है और उसमें पूरा आंसर उसी के रिगार्डिंग आप लिख रहे हो, पूरा उसके सराउंडिंग में ही, तो आपको 2 से ज्यादा तो वैसे भी नहीं मिलने वाले, क्योंकि आप बाकी चीजों को तो लेफ्ट कर रहे हो, मतलब बाकी चीजें तो छूट ही रही हैं। तो इसलिए आपको जो है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि किस तरह से किस चीज के लिए पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो 2 पार्ट में पूछा गया है, दोनों पार्ट में आंसर होना चाहिए। So you should ensure your body answer both directly and बोलता है आपका proportionally। तो मतलब आपको आंसर जो जब बॉडी पार्ट में लिखोगे तो इन दोनों के साथ वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक में बहुत ज्यादा लिख रहे हो और दूसरे में जो है आप आंसर के अंदर जो लिख रहे हो वो बहुत थोड़ा सा लिख रहे हो या कम लिख रहे हो, तो वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। डिवीजन वर्ड का जो डिवीजन है वो आपका प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। देन की वर्ड जो है आपको यूज करने हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत सारे, जैसे इसी में बहुत सारे आ जाएंगे, इंपीरियलिज्म आएगा, कम्युनिज्म आएगा, एंटी कॉलोनियलिज्म आएगा। तो इस तरह के जो की वर्ड्स हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग वो आपको लिखने ही है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और आपको एग्जाम्पल मेंशन करना बहुत जरूरी है। ये 3 चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये 3 चीजें ही हैं एक मेंस आंसर को, मेंस आंसर राइटिंग को इफेक्टिव बनाने वाली। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दैट इज एग्जाम्पल। स्पेसिफिक आपको एग्जाम्पल मेंशन करना पड़ेगा। स्पेसिफिक जब आप कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे हो उसको बैक करने के लिए आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग आंसर होना चाहिए। लाइक यहां पे आप देखोगे मैंने बोला था एमएन रॉय, भगत सिंह, इंडिया के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ना। उसी तरह से वियतनाम जो चल रहा था, वियतनाम में भी रेजिस्टेंट मूवमेंट चल रहे थे। होशी जो है ये वियतनाम के अंदर बहुत फेमस जो है लीडर थे। देन अफ्रीका लिबरेशन लीडर्स जो हैं उनके आप कुछ नाम लिख सकते हो। तो ग्लोबल लेवल पे जो भी कम्युनिस्ट पार्टी जो है काम कर रही थी उसका आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, क्योंकि वो कम्युनिस्ट जो विचारधारा है वो इसी रेवोल्यूशन से निकल के आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट बैलेंस्ड आंसर होना चाहिए, पहले भी मैं बता चुका हूं। और टाइम मैनेजमेंट दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि किस तरह से इंट्रोडक्शन जो है वो कितना, अगर आपको क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है 10 मार्क्स का, दैट मीन्स 200 वर्ड्स का, तो किस तरह से आपको डिवीजन करना है नंबर ऑफ वर्ड्स का, ठीक है। तो कौन से इंट्रोडक्शन में कितना आएगा, बॉडी पार्ट में कितना और कंक्लूजन में कितना, इस बात का आपको ध्यान देना है। ओके, सो इस क्वेश्चन के लिए इंट्रोडक्शन यहाँ पे है। अब ये आप बहुत इजीली जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आप इसको देख सकते हो कि इंट्रो जो है क्या कह रहा है कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ 1917 was the first successful Marxist revolution in history. It led to the rise of Soviet Union and a new ideology, कौन सा वाला, that challenged the capitalism एज वेल एज इंपीरियलिज्म। तो इंपीरियलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक जो आइडिया था उसको चैलेंज किया था सोशलिज्म ने। तो यहां से ये जो है आपका एक विचारधारा आती है सोशलिज्म वाली, मतलब मार्क्सिज्म और सोशलिज्म इज सिमिलर टाइप, है ना। सो इसका पहला बॉडी पार्ट कैसा होगा, लाइक ग्लोबल पॉलिटिकल किस तरह से इंपैक्ट हुआ था यूएसएसआर का, कॉलोनियल रेजिस्टेंस के अंदर किस तरह से इंपैक्ट, मैंने बोला था दोनों के अंदर आपको अलग अलग जो है लिखना है। ग्लोबल पॉलिटिकल इंपैक्ट अलग से आपको बताना है कि कैसे जो है आप देख रहे हो कि कोल्ड वॉर जो है चलता है अंडर दिस आइडियोलॉजी, ठीक है। आप देखते हो कि कैसे जो है आपका फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी होता है यूरोप के अंदर और एशिया के अंदर। तो ये ग्लोबल पॉलिटिकल इंपैक्ट थे इसके। कॉलोनियल रेजिस्टेंस इंपैक्ट क्या थे, जैसे आप इंडिया के अंदर देखते हो रेवोल्यूशनरी कुछ मूवमेंट होते हैं, मैंने आपको बोला SHR बनता है, ये आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनता है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनता है HSRA, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी जो देखने को मिलती है। वियतनाम के अंदर आप देखते हो कि USSR कैसे सपोर्ट कर रहा था। तो ये पूरा ग्लोबल किस तरह से शिफ्ट हो रहा है दोनों चीजों के अंदर, और किसकी वजह से,
कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से, और जो कि आपका 1917 का रशियन रेवोल्यूशन था उसकी वजह से मेनली। तो वो ही हमें पूछा है और उसको आपको इस तरह से लिखना है ना। सेकंड बॉडी पार्ट आप देख लो सिमिलर किस तरह से हम लिख रहे हैं, कैसे एग्जाम्पल के साथ उसको आपको प्रूव करना है, ठीक है। आपका आंसर जो है एज इट इज ऐसा ही होना चाहिए, देन कंक्लूड। ओके, सो नेक्स्ट दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है द राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म वाज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल शिफ्ट बट अ सोशल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू वॉर, ह्यूमिलिएशन एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। डिस्कस। पहला जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन से ही निकल के इस आंसर को लिख सकते हैं बड़े आसानी से। जो हम इंटर वॉर डेवलपमेंट देख रहे थे, जहां पे हम 1919 से 39 के बीच का डेवलपमेंट देख रहे थे, उसी के बीच में बेटा यहां पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहां पे ये बोल रहा है कि राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म वाज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल शिफ्ट, कि जो ये आइडियोलॉजी एमर्ज हुई फासिज्म एज वेल एज नाजिज्म, तो वो सिर्फ एक पॉलिटिकल चेंज नहीं था, पॉलिटिकल शिफ्ट नहीं था कि लोगों ने क्या करा कि एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी से चेंज होकर एक दूसरी आइडियोलॉजी पे गए, ऐसा नहीं था कहते हैं, ठीक है। देन ये बोलते हैं बट अ सोशल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू वॉर। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुआ था उसके लिए एक तरह से लोगों का ये क्या था, रिस्पॉन्स था, ठीक है, थ्रू एन आइडियोलॉजी दैट वाज अ सोशल और साइकोलॉजिकल। मतलब सोशल बेस पे जो इम्पैक्ट हुआ था लोगों के साथ, और साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से, उसका जो कॉन्सिक्वेंस निकल के आया दैट वाज क्या, फासिज्म एंड नाजिज्म। तो आपको यह समझाना है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ऐसा क्या हुआ कि लोगों के ऊपर जो इम्पैक्ट हुए उसके कॉन्सिक्वेंस में इस आइडियोलॉजी को उन्होंने अडॉप्ट करा रादर देन जो बाकी चल रही थी आइडियोलॉजीज उनकी वजह से, ठीक है। तो यहां पे यही चीज को आपको जो है डिस्कस करना है। तो यहां पे जो वर्ड आपका डिस्कस है मेजर, उसके अंदर क्या आपको ध्यान देना है, यहां पे बोल रहा है बेटा रिक्वायर्स अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ एंड व्हाई द फासिज्म एंड नाजिज्म अरोज। अब देखो आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस चीज के लिए देना है कि कैसे नाजिज्म एंड फासिज्म जो है ये आपका राइज होता है, बट किस कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है। स्पेशली यहां पे ये बोल रहे हैं, देखो बोलते हैं स्पेशली द नॉन पॉलिटिकल, मतलब नॉन पॉलिटिकल वजह से एस्पेक्ट्स। तो नॉन पॉलिटिकल वजह से ये राइज हुआ, ये आपको समझाना है। और उसमें भी स्पेसिफिक आपको ध्यान देना है किस वजह से, सोशल जो आपका और साइकोलॉजिकल जो आपके रीजन थे वो समझाना है। तो बोलता है शो हाउ फासिज्म एंड नाजिज्म वर दी सोशल एंड साइकोलॉजिकल रिएक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, क्वेश्चन के अंदर यही इंपॉर्टेंट है, लिख तो कोई भी लेगा फिर, क्योंकि कंटेंट तो हर किसी के पास है। आपने प्री निकाला है, अब मेंस लिख रहे हो, दैट मींस कि आपको इतना तो आता ही है, हर किसी को इतना आता है, लेकिन उसको कैसे जो है प्रेजेंट करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये ही समझाया जा रहा है इस सीरीज के थ्रू। मेन मकसद यही है, आपको आंसर देना कोई मकसद नहीं है कि क्वेश्चन लिखा और उसका आंसर दे दिया, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछेगा ऐसा है नहीं। हाँ, इस जैसा पूछ सकता है वो एक अलग बात है, बट मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है बेटा कि क्वेश्चन को कैसे देखा जाता है, समझा कैसे जाता है। क्वेश्चन अगर पूछ रखा है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो इसको किस तरह से, इसका जो हम अंडरस्टैंडिंग है वो क्या रहेगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर यही है कि साइकोलॉजिकल जो आपका सोशल और साइकोलॉजिकल जो रिएक्शन थे वो कैसे जो है कारण बनते हैं एमर्जेंस के, फासिज्म और नाजिज्म के, ठीक है। और ये भी समझाना है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं थी, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में बोला क्वेश्चन ने कि ये एक पॉलिटिकल शिफ्ट नहीं था, दैट मीन्स एक नॉर्मल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं थी, ये एक कॉन्सिक्वेंस था लोगों का जो साइकोलॉजिकल और आपका सोशल जो आपका ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, तो वो आपको बताना है, ठीक है। इसी के अंदर आप देखोगे कि कैसे जो है आपको लिंक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही कि क्या करना है, मैंने आपको पहले वाले में ही बता दिया है, आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। देन इंट्रोडक्शन जब स्टार्ट होगा इस क्वेश्चन का, तो देखो कैसे लिखा है, बोलते हैं फासिज्म इन इटली एंड नाजिज्म इन जर्मनी emerged in the aftermath of World War II, but बोलता है their roots lays deeper in the collective trauma, humiliation and economic chaos that engulfed these societies। तो यहां पे इंट्रोडक्शन ही इस तरह से लिखना शुरू कर दिया है हमने कि ये जो हुआ
ये एक कॉन्सिक्वेंस था, ये साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल जो आपका लोगों के साथ जो साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल इम्पैक्ट हुआ था लोगों के ऊपर, तो उसकी वजह से ये जो है रेज होता है भाई, है ना। ये इस तरह की आइडियोलॉजीज, दे वर नॉट मेयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बट मास रिस्पॉन्स टू द एग्जिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऐसे आ जाएगा। बॉडी पार्ट में आप देखोगे कि कैसे जो है वॉर डिफीट और ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो है वो किस तरह के क्लॉजेस लगाती है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो है कैसे ह्यूमिलिएटिंग एक प्रोविजंस जो होते हैं जर्मनी के लिए, ठीक है, और उसका क्या इम्पैक्ट होता है लोगों की लाइफ के ऊपर, तो वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ट्रीटी ऑफ वर्साइल की वजह से सोशल किस तरह का वो इम्पैक्ट होता है, इकोनॉमिक ब्रेकडाउन कैसे होता है जर्मनी का, ठीक है, कैसे उसको जो है इकोनॉमिकली बिल्कुल आपका मतलब आप देखोगे तो वो बॉर्डर्ड किया जाता है जर्मनी को, है ना। आप देखोगे कि इकोनॉमिकली जर्मनी जो है, जो भी उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लास्ट स्टेजेस में जो गेन करा था, वो किस तरह से बिस्मार्क के बाद जो हुआ था सारी डेवलपमेंट्स, वो किस तरह से जो है पूरी तरह से क्रम्बल्ड हो जाती है सारी, है ना। तो वो चीज आपको यहाँ देखना है कि इकोनॉमिक ब्रेकडाउन कैसे यहाँ पे हो रहा है, कैसे हाइपर इन्फ्लेशन जो है, इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है, ग्रेट डिप्रेशन जो है, उसके टाइम पे जो लोग थे जर्मनी के, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा था। सोशल और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट अगर आप देखोगे तो बोलता है लॉस ऑफ आइडेंटिटी उनकी खत्म हो गई थी, फ्यूचर उनके सामने कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कॉज करती हैं क्या, कि एक कोई ऐसा आइडिया जो उनको फिर थोड़ा सा आस दिखाए, और वही जो आस है एक जीने की, एक अपनी पर्टिकुलर अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट की, आइडेंटिटी की, वो लेके आया था हिटलर, और वहीं से वो एमर्ज हुई आइडियोलॉजी नाजिज्म। तो ये आइडियोलॉजी ये कारण था कुछ और, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिटलर की अपनी कोई आइडियोलॉजी पहले से बन रही थी और उसको वो थोप दिया लोगों के ऊपर, लोगों ने एक्सेप्ट करा उसको, है ना। और क्यों करा वो हम देख रहे हैं कि क्यों वो कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो एक सोशल और जो उनका इकोनॉमिकल और आपका साइकोलॉजिकल जो चेंजेस हो रखे थे, जो उनके ऊपर इंपैक्ट हुए थे, तो उस टाइम पे वही एक उनको वे फॉरवर्ड दिख रहा था, तो दैट्स वाई उन्होंने लोगों ने उसको सपोर्ट करा, उसको अडॉप्ट करा, ठीक है। तो एंटी कम्युनिस्ट कैसे जो है ये आपका देखने को मिलता है विचारधारा। अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो है लोगों के मतलब उसमें अल्ट्रा नेशनलिज्म कैसे जगाता है, ये जो सारी फीलिंग थी, और उसी अल्ट्रा नेशनलिज्म के अंदर ही नाजिज्म और फासिज्म एमर्ज होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको कंक्लूड कर सकते हो। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, कंपेयर एंड कंट्रास्ट दी लीडरशिप स्टाइल्स एंड आपका विजन्स ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट एंड बोलता है एडोल्फ हिटलर, हाउ डिड देयर राइज अफेक्ट द यूरोप्स पॉलिटिकल ऑर्डर। सेम आपको क्या करना है बेटा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कंपेयर एंड कंट्रास्ट दी लीडरशिप स्टाइल। आपको पहले कंपेयर करना है लीडरशिप स्टाइल को बिटवीन किस किस के, नेपोलियन बोनापार्ट और आपका एडोल्फ हिटलर के। फिर आपको बताना है कि किस तरह से इनके राइज ने अफेक्ट करा यूरोप के पॉलिटिकल ऑर्डर को। मतलब पहले आपको बताना पड़ेगा कि कैसे जो है आपका नेपोलियन बोनापार्ट वाला टाइम, ठीक है, आफ्टर आप देखोगे 1790 के बाद से 1815 तक का जो नेपोलियन बोनापार्ट का टाइम है, उसके बीच में किस तरह से शिफ्ट होता है, कैसे जो है नेपोलियन जो है वो पूरा कर्टेल कर देता है ब्रिटेन को, कैसे जो है नेपोलियन यूरोप के अंदर जो ऐसी पॉलिसीज बनाना शुरू करता है कि ब्रिटिश जो आपका ब्रिटिश जो रिलेशंस थे उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट कैसे नेपोलियन काम कर रहा होता है, कौन सी चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ देखनी है। एंड सिमिलर बाद में आपको उसी चीज को एडोल्फ हिटलर के साथ जोड़ के, एडोल्फ हिटलर के साथ कंपेयर करके देखना है, ठीक है। तो कंपेरिजन में क्या देखना है, यहाँ पे आप देख सकते हो लीडरशिप स्टाइल और विजन में क्या चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट कैसे जो है वो आपका अफेक्ट करते हैं यूरोपियन पॉलिटिकल ऑर्डर को, उसको किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे आप इस आंसर को इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो कैसे आप अच्छा मतलब वही आंसर लिखोगे, देन कुछ पॉइंट्स और जैसे पहले भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। देन सिमिलर इसी क्वेश्चन का आप देखोगे कि इंट्रोडक्शन जो है वो क्या रहने वाला है, बॉडी पार्ट जो है वो किस तरह का रहने वाला है, ठीक है। देन दोनों की आइडियोलॉजी में आपको डिफरेंसेस बताना पड़ेगा, डिफरेंसेस आइडियोलॉजी में, विजन में, पावर जो राइज हुआ उसमें, और इम्पैक्ट कैसे हुआ यूरोपियन पॉलिटिकल ऑर्डर में, वो आपको समझाना पड़ेगा कि नेपोलियन की जो लेगेसी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई थी, एंड हिटलर की लेगेसी जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई थी, है ना, वर्ल्ड वॉर 2 और ये सब, ठीक है। देन कंक्लूड करना पड़ेगा दोनों की आइडियोलॉजी के बेसिस पे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 5 जब देखोगे तो देखो ये क्वेश्चंस जो है बेटा अब
आपका जो अप्रोच है वो कहीं ना कहीं आपको समझ आ गया है कि किस तरह से जो है मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन या किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो है हैंडल करना है, टैकल करना है। तो आप इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्कस हाउ द अमेरिकन सिविल वॉर एंड इट्स आफ्टरमैथ कंट्रीब्यूट टू द मेकिंग ऑफ मॉडर्न अमेरिका। क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्कस करो हाउ द अमेरिकन सिविल वॉर, अमेरिका का जो सिविल वॉर हुआ था, एंड इट्स आफ्टरमैथ कंट्रीब्यूट टू द मेकिंग ऑफ मॉडर्न अमेरिका। तो मॉडर्न जो अमेरिका है उसके बनने में किस तरह से कंट्रीब्यूशन है आपका अमेरिकन सिविल वॉर का, और उसके बाद की जो चीजें हुई। तो यहां पर आपके पास सबसे पहले डिस्कस जो वर्ड है उसमें आपको क्या करना है, बोलता है रिक्वायर्स यू टू एक्सप्लेन दी एंड एक्सप्लोर दी कॉजेज। किसके कॉजेज, आपका जो अमेरिकन सिविल वॉर था उसके कॉजेज। कॉजेज के साथ आपको कॉन्सिक्वेंस भी समझना है, ठीक है, अमेरिकन सिविल वॉर के, और उसके इंपैक्ट को भी समझना है। और किसके कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको समझना है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि अमेरिका जो आपका क्या बनता है, एक आपका मॉडर्न स्टेट। देन यहां पे अमेरिकन सिविल वॉर एंड इट्स आफ्टरमैथ का मतलब है इंक्लूड बोथ वॉर पीरियड और वॉर पीरियड के बाद का पीरियड, रिकंस्ट्रक्शन एरा जिसको बोलते हैं, 1865 से 77 का जो एरा होता है जहां अमेरिका जो है बनना और एस्टेब्लिश होना प्रॉपर स्टार्ट होता है। इसी तरह से मेकिंग ऑफ मॉडर्न अमेरिका का मतलब क्या हुआ, तो यहां पे आपको बताना है कि अमेरिका एज अ स्टेट कैसे बनता है यूनिटी के साथ, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कैसे होते हैं अमेरिका में, कैसे वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर आता है, एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है अमेरिका का, किस तरह से अमेरिका जो है आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आते आते जो है एक इकोनॉमिक पावर जो है बनना शुरू हो जाता है। देन आपको दिखाना है रैशनल इश्यूज, किस तरह से रेशियल जो इश्यूज थे, रेस बेस्ड जो इशू थे, वो किस तरह से यहाँ पे रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, एंड एमर्जेंस ऑफ आपका फेडरल पावर, किस तरह से जो है आपका फेडरल पावर एमर्ज होता है अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं यही समझाएंगी अमेरिका एज अ मॉडर्न अमेरिका। तो आपको बस अमेरिका का जो आपका जो क्वेश्चन है उसमें जब आप देखोगे बेटा, तो आपको समझाना है कि अमेरिकन सिविल वॉर के कॉजेस को लिंक करना है विद अमेरिका एज अ मॉडर्न अमेरिका, ठीक है। तो कैसे जो है मॉडर्न अमेरिका में कौन कौन सी चीजों का ध्यान देना है, कौन कौन सी चीजें हुई थी, तो उसको आपको यहाँ पे आंसर के अंदर नोट डाउन करना है, ठीक है। तो कीवर्ड जो है वो आपके कुछ होने चाहिए इस तरह के, आप इस जब आंसर को लिखोगे है ना, आपका फेडरलिज्म आएगा, स्लेवरी आएगा, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म आएगा, रेशियल आपका सेग्रीगेशन आएगा, तो ये आपके कुछ अमेंडमेंट्स जो हुए थे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो आएंगे, ठीक है। तो वो सारे इसके अंदर कवर होंगे। आपको कवर करना है दोनों तरह की चीजें, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल, एज वेल एज आपका आइडेंटिटी और रेस बेस्ड जो आपके चीजें थी, तो वो आपको हर तरह की दिखानी है। मतलब एज अ मॉडर्न स्टेट, नॉट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल, बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आपका आइडेंटिटी एंड रेस, ये भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। मेंशन हाउ इट शेप्ड द आपका फेडरल स्ट्रक्चर, सिटीजनशिप एंड सिविल राइट्स, ठीक है। तो ये कैसे यहाँ पे राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट आता है, कैसे जो है आपके पहली बार आप देखोगे कि एक प्रॉपर डेमोक्रेसी जो है एस्टेब्लिश होती है, तो वो मॉडर्न आपका अमेरिका बनता हुआ दिखता है। तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा गया है इस तरह से इस क्वेश्चन का, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि कैसे हम अप्रोच को फॉलो करेंगे, उसी बेस जो है आपको ये इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा। देन बॉडी पार्ट के अंदर सेम वही प्रिजर्वेशन ऑफ यूनियन, ठीक है, कि कैसे जो है आप देखोगे कि जो आपका कॉन्फेडरेशन था तो उसको कैसे जो है मतलब आपका ये शिफ्ट होता है यहाँ पे सिविल वॉर के बाद एक डेमोक्रेटिक सेटअप की तरफ, ठीक है। स्ट्रेंथन द फेडरल आपका अथॉरिटी ओवर द आपका स्टेट्स राइट, तो किस तरह से स्टेट के राइट की और फेडरल अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया जाता है। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी किस तरह की होती है, 13 अमेंडमेंट 14th अमेंडमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन जो है वो किस तरह से किया जाता है, ठीक है, कहाँ अमेरिका के अंदर आप देखोगे, ठीक है। नॉर्थ इकोनॉमिक मॉडल ऑफ फ्री लेबर एंड आपका एंटरप्राइजेस बिकम द नेशनल, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ जो चीजें हो रही हैं इकोनॉमी के अंदर अमेरिका के अंदर वो लिखनी है। राइज ऑफ मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस, तो बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, सिविल राइट्स और बाकी जो पहली बार कुछ इस तरह की चीजें आई थी है ना, तो वो सब अमेरिका के अंदर देखने को मिलती है। एक्सपेंशन ऑफ आपका मिलिट्री, टैक्सेशन और आपका ब्यूरोक्रेसी सेटअप, ठीक है, और देन आपका सिविल राइट्स, ये सारी चीजें जो है
पहली बार आपको अमेरिका के अंदर देखने को मिलती है, एक मॉडर्न अमेरिका के अंदर। देन कंक्लूड इसको इस तरह से किया जाएगा इस आंसर को, ठीक है। तो मतलब मेजर मोटी मोटी बात यह है कि आपको जस्ट क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, कौन सी चीजें किस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या होनी चाहिए। देन उसके बाद तो आंसर जो हमने लिखा है वो आपको तो वो तो जस्ट समझाने को है कि हाँ जो हमने ऊपर आपको बताई चीज वो कैसे है, उसको हम आंसर के अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इसी तरह की चीज जो है आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, हाउ डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आफ्टर द ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर एंड ट्रिगर अ न्यू वेव ऑफ इंपीरियलिज्म, ठीक है। तो यहां पे ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये क्या कह रहा है, हाउ डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आफ्टर द ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर एंड ट्रिगर अ न्यू वेव ऑफ इंपीरियलिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आप जो है कुछ कीवर्ड्स को देखो, किस तरह से जो ये कीवर्ड्स जो है आपको ध्यान देना है कि कौन सी चीज में क्या पूछ रहा है। यहां पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आफ्टर द ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर एंड ट्रिगर अ न्यू वेव ऑफ इंपीरियलिज्म। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने किस तरह से एक नई इंपीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी और न्यू वेव ऑफ इंपीरियलिज्म को जन्म दिया, ट्रिगर करा आफ्टर बैलेंसिंग ऑफ पावर, पावर बैलेंस होने के बाद। तो ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर समझाना है कि किस तरह से ऐसे हुआ था, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा, अभी तक जो आपको समझा दिया है ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है उसी के ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है बेटा कर सकते हो बहुत आसानी से। आप अपना आंसर लिख के इसके साथ कंपेयर कर सकते हो जो यहाँ पे आंसर लिखे गए हैं, ठीक है। सिमिलर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 7th क्वेश्चन भी आप देख लो, तो इसको भी आप इसी तरह से, जैसे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको उस तरह से डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि वो सिमिलर चीजें हैं बहुत ज्यादा, उसमें मतलब बार बार सेम चीज के डिस्कस करने की मतलब उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। देन सेकेंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्या कह रहा है, व्हाट वर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डीकोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका एंड एशिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, हाईलाइट इंडियाज रोल इन दिस प्रोसेस। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डीकोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। तो अफ्रीका और एशिया का जो डीकोलोनाइजेशन हुआ उसके पीछे का कारण आपको कारण समझाना है, क्यों हुआ एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए ये समझाना है। हाईलाइट इंडियाज रोल इन दिस प्रोसेस, इंडिया के रोल को आपको इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर हाईलाइट करना है। मतलब किस तरह से, देखो व्हाट वर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस में क्या ध्यान देना है, तो यहां पे आपको बताना है कि डीकोलोनाइजेशन जो है कैसे क्यों हुआ, व्हाई डीकोलोनाइजेशन हैपेंड एंड what happened as the result। डीकोलोनाइजेशन पहले तो क्यों हुआ, देन उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, रिजल्ट्स क्या हुए उसके, इसको आपको समझाना है पहले तो। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में जो बोल रहे हैं अफ्रीका एंड एशिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, तो वो फोकस करना है आपको 1945 के बाद का पीरियड। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या होता है, कैसे नेशनल मूवमेंट्स जो है चल रहे होते हैं अफ्रीका और एशिया के अंदर, उस सारे नेशनल मूवमेंट्स को जहां पे आपको समझाना है। देन स्पेशल इंस्ट्रक्शन हाइलाइट्स इंडियाज रोल जो लिखा हुआ है उसके अंदर आपने देखना है इंडियाज सिंबॉलिक और डिप्लोमेटिक और आइडियोलॉजिकल जो सपोर्ट था किसके लिए, उन सारे देशों के लिए जो डीकोलोनाइज हो रहे थे और जो आजाद होना चाहते थे। तो वो इंडिया का रोल आपको समझाना है उस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर जहां डीकोलोनाइजेशन चल रहा है, ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है, ठीक है। तो अगेन वही हाई स्कोरिंग टिप्स जो पहले मैंने आपको बताए थे, क्या क्या यहाँ पे आपको ध्यान देना है। जैसे इंडिया का जो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट उसमें आपको जो है नेम, नॉन अलाइन मूवमेंट है ना, कोल्ड वॉर से जब इंडिया बाहर रहा था, एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इकोनॉमिक ड्रेन ऑन इंपीरियलिज्म, तो ये जो सारे कुछ कीवर्ड्स हैं इनको आपको पहले आंसर के अंदर आप यूज करोगे, ठीक है। देन इंट्रोडक्शन किस तरह का है इसके अंदर, बोलता है द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स एज न्यूमरस एशिया एंड अफ्रीका नेशंस शेड कॉलोनियल रूल। देन यहां पे आप देखोगे कि डीकोलोनाइजेशन वाज नॉट जस्ट अ कोलैप्स ऑफ एम्पायर बट क्या था, ये
रीऑर्डरिंग ऑफ ग्लोबल पावर एंड द असर्शन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। तो मतलब यहां पे डीकोलोनाइजेशन जो है वो इस तरह का नहीं था कि जो इंपीरियल जो रूल था वो ब्रेक डाउन हुआ, बट एक नई आइडियोलॉजी वर्ल्ड वाइड जो है एमर्ज हो रही थी, जो कि नेशनलिज्म थी। उसके अंदर जो है देश अलग आज़ाद हो रहे थे, डीकोलोनाइज हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि कॉज ऑफ डीकोलोनाइजेशन क्या थे, कैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कौन कौन से कारण जो है बनते डीकोलोनाइजेशन के, देन आपका कॉन्सिक्वेंस जो है डीकोलोनाइजेशन का, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, कैसे जो है आपका इमर्जेंस होता है नए 60 देशों का आफ्टर ड्यूरिंग 1950 और 60s के अंदर अफ्रीका में, कैसे जो है एक न्यू आपका अफ्रीको एशिया जो है आपका वॉइस जो है ग्लोबली फिर यूनाइटेड नेशन के अंदर एमर्ज होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको शिफ्ट देखना है। ग्लोबल जो फोकस यूरोप से हुआ था थर्ड वर्ल्ड की तरफ, थर्ड वर्ल्ड जो है वो कैसे एक नया जो है आपका कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट होता है, इस शिफ्ट कैसे होता है यूरोप से थर्ड वर्ल्ड की तरफ कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में। ठीक है, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के अंदर, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के अंदर थर्ड वर्ल्ड वो था जो दोनों कोल्ड वॉर के अंदर जो मतलब एंगेज थी कंट्रीज, उनके अलावा जो बाकी थे, दैट वाज थर्ड वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया का रोल क्या था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे जो है इंडिया होस्ट करता है एशिया रिलेशन कॉन्फ्रेंस 1947, है ना, किस चीज़ के लिए, एक जो कॉलोनाइज्ड नेशन थे उनकी यूनिटी के लिए, किस तरह से जो है आपका चैंपियन ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट जो सपोर्ट किया जाता है, आपका मतलब जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाते हैं नेहरू जी। ठीक है, तो ये इस तरह की सारी जो चीज़ें इंडिया का इसमें रिलेशन भी आपको समझाना है एंड कंक्लूड करना है। लास्ट क्वेश्चन जो है दैट इज कोल्ड वॉर वॉज अ मच एन आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एज इट वॉज अ जियोपॉलिटिकल वन। तो आपको ये बताना है कि जो कोल्ड वॉर था, कोल्ड वॉर जो है वो बोलते एक क्या था, वो बोलता है मस्ट एन आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था एज इट वॉज अ जियोपॉलिटिकल वन। तो जियोपॉलिटिकल वन, जो जियोपॉलिटिकल के साथ साथ आपको ये बताना है कि एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था वो। ठीक है, डिस्कस करना है सुटेबल एग्जांपल के साथ। जैसे कि क्या डिस्कस करना है, यहाँ पे आप देखोगे आपको जरूरत है एक्सप्लेनेशन और आपका एक्सप्लोरेशन किस फॉर्म में, मल्टीपल एंगल्स, नॉट जस्ट बोलता है आपका एक फैक्ट के ऊपर। तो मतलब क्योंकि दो चीजें बोल रहा है कि ये नहीं था सिर्फ और ये भी था, तो दोनों के साथ आपको जो है रिलेट करता हुआ आंसर बनाना है। मेजर जो फोकस होगा इस आंसर के अंदर वो क्या होगा, दैट इज कोल्ड वॉर was driven by ideological differences, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की वजह से, एज वेल एज किसकी वजह से, स्ट्रेटेजिक और आपका जियोपॉलिटिकल राइवलरी। तो मतलब दोनों तरह का आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से तो था ही, लेकिन आइडियोलॉजिकल के साथ साथ आपको ये समझाना पड़ेगा आंसर के अंदर कि ये जियोपॉलिटिकल एक राइवलरी थी और स्ट्रेटेजिक कुछ जो चीजें थी उनके लिए जो है लड़ाई थी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आपको इवेंट्स बताने पड़ेंगे, कोरियन वॉर हुआ था, क्यूबा मिसाइल आपका क्राइसिस हुए थे, वियतनाम वॉर हुआ था, अफगानिस्तान इन्वेजन हुआ था। ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए आप समझाओगे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल वॉर नहीं था, आपका कुछ जियोपॉलिटिकल रीजन भी थे इसकी वजह के पीछे। ठीक है, इस तरह से इसी चीज़ को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ हाईलाइट करके कि नाटो बनेगा, वॉर्सॉ पैक्ट होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर इंट्रोड्यूस करनी है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर एंड बॉडी पार्ट जो है ये आपका इस तरह से रहेगा, इसको एक बार देख लेना आप। ठीक है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया उसी तरह से बेटा ये आपको लिखना है। एंड लास्ट में कुछ वही सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप जो है अपने आंसर लिख के भेज सकते हो इन क्वेश्चंस के इस स्पेसिफिक मेल आईडी के ऊपर। देन हम जो है आपके आंसर को डेफिनेटली रिव्यू करेंगे। ठीक है, और आप ऑफलाइन भी दे सकते हो बेटा इसको आके हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में, शिमला के अंदर आप संजौली में आके दे सकते हो, और चंडीगढ़ में आप दे सकते हो सेक्टर 25 में जाके। ठीक है, तो दैट्स इट, थैंक यू। तो कोई भी अगर आपको डाउट होता है देन आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हो। ठीक है, और साथ में आप आंसर जरूर लिखिए, हमें जरूर भेजिए, देन हम आपके आंसर को रिव्यू भी करेंगे। ठीक है, और जो भी उसमें कुछ इंप्रूवमेंट के लिए होगा देन उसको आपके साथ 1-on-1 जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।